लेक्चर कितना है? 7 7 डायग्राम बनाइए। First, find the equivalent resistance between A and B. और सबका वैल्यू R है। हेलो एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? क्लास 12th स्टूडेंट मैंने 2 प्लेलिस्ट फाइल शेयर किया है ग्रुप में, आज सुबह देखे होंगे। उसको मैं दोबारा पढ़ाऊँगा। जस्ट मतलब आप अगर आप किसी को हेल्प चाहिए या लेना चाहते हैं, नहीं समझ में आया तो वहाँ से देख सकते हैं। फॉर मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड पूरा है उसमें, और ये माई कंप्लीट है। इसका ये मतलब नहीं है कि वीडियो मिल गया तो क्लास करना छोड़ देंगे। कितना? 5R/6। ओके, नहीं था कि कैपेसिटर में भी ऐसा क्वेश्चन लिए थे, डिटो यही था ना। तो देखिए, ये भी टाइप प्रॉब्लम है। एचसी ग्रामा के वर्कआउट या एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ए रास्ता 100% आइडेंटिकल लग रहा है। बोलिए कैसे? यहाँ से आ रहे हैं तो फिर 2 ब्रांचिंग हुआ है। यहाँ से आए थे, यहाँ पे 2 ब्रांच, और उसके बाद ए ब्रांच यहाँ पे आकर वापस यहाँ से 2 ब्रांच, और उसके बाद यहाँ से भी 2 ब्रांच नज़र आता है और यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। यहाँ से भी 2 ब्रांच, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसका 2 ब्रांच है, इधर है इधर है। तो बिल्कुल ए पाथ आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे अगर आइडेंटिकल पाथ है, सिमेट्रिकल, ऑल आर सिमेट्रिकल, राइट।
तो इसमें इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, I/3 मतलब हम लोग देखिए ऐसे तो अगर आप बहुत सारा अननोन मानना स्टार्ट करेंगे तब भी सर क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। लूप लॉ तो है ही, राइट, और जंक्शन लॉ, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसमें कितना लूप बना हुआ रहेगा, बहुत सारा लूप है, सब लूप ही है ना, राइट। चलिए अब यहाँ देखिएगा, इस पॉइंट से ए रास्ता और ए रास्ता डिफरेंट है या आइडेंटिकल पाथ है? तो ए I/3 ब्रेक हो जाएगा किस में? I/6 में और I/6, करेक्ट। ये भी किस में ब्रेक हो जाएगा? I/6 I/6, और ये यहाँ का भी कितना में ब्रेक हो जाएगा? I/6 अब भाई यहाँ से आ रहा है I/6 और यहाँ से आ रहा है I/6। अरे ये भी तो पता है कि अगर इस यहाँ से देखेंगे तो ये तीनों आइडेंटिकल, तो यहाँ से देखेंगे तब भी तो तीनों आइडेंटिकल रहेगा, राइट। तो यहाँ से भी कितना जाना पड़ेगा? I/3। हुआ कैसे? यहाँ का I/6 यहाँ का I/6 मिलकर कितना हो गया? I/3। इससे फ़ायदा ये रहा कि अननोन नाम का कुछ रहा ही नहीं, और I अगर यहाँ से इन कर रहा है, I आउट हो रहा है, मतलब I मुझे पता है ये नोन है, तब R इक्वालेंट इक्वल टू क्या करेंगे? R इक्वालेंट इक्वल टू VA माइनस VB और डिवाइडेड बाई टोटल करंट, यही है ना। और VA माइनस VB के लिए यहाँ से चलकर किसी भी रास्ते से यहाँ पहुँच जाएंगे, तो जानबूझ के घूमना तो है नहीं, सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट देखना है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, करेक्ट। इसका मतलब VA, इसको नाम दे देते हैं C, इसको नाम देते हैं D, तो VA माइनस VB को लिख सकते हैं VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD और प्लस VD माइनस VB और डिवाइडेड बाई I। और VA माइनस VC कितना? बोलिए भाई। IR मतलब I/3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब प्लस I/6 इंटू R और अगेन I/3 इंटू R और डिवाइड बाई I। तो ये हो गया R/3 2R/3 I/6, हाउ मच? 5R/6। तो एक क्वेश्चन तो बिल्कुल मेडिकल लेवल का हो सकता है ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, राइट। सबको समझ में आ गया? और जिनको नहीं आया वो समझने की कोशिश कीजिए सिमेट्रिसिटी को। इसको हटाया जाए।
चलिए फर्स्ट बताइए तो इक्विवेलेंट क्या होगा? R/2 ओके। यहाँ से करंट आई, तो देखिए मान लेते हैं कोई डिवाइस है, उसके यहाँ से करंट को इन करा रहे हैं और बी से करंट आउट, करेक्ट? और कोई रास्ता नहीं है करंट आउट होने का, यहाँ से इन वहाँ से आउट, तो घूम फिर कर यहाँ से करंट आई को आउट होना पड़ेगा। ए पाथ और ए पाथ सिमेट्रिकल है, करेक्ट? बट क्या ए पाथ सिमेट्रिकल है इन दोनों के बराबर? नहीं है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से करंट, अगर सपोज कीजिए कि इसमें करंट अगर I1 गया तो इसमें भी तो I1 जाएगा, एग्री ना? करेक्ट? तो आपको लगता है कि ये रास्ता ये इसके साथ सिमेट्रिकल है, और इस यहाँ से देखेंगे तो ये रास्ता इसके साथ सिमेट्रिकल है, राइट? तो यहाँ से I1, तो यहाँ से I1 जाना भी चाहिए अगेन, और यहाँ से कितना I-2I1, तो यहाँ से तो भी तो जाना पड़ेगा I-2I1, एग्री ना? हाँ या ना, कुछ बोलिए। ओके यहाँ देखिए, इस पॉइंट से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो ये दोनों रास्ता अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल, ए और ए। तो क्या बोल सकते हैं I-2I1/2, इसमें भी कितना? बोलना तो आप ही लोग को है ना। बट ये जो करंट यहाँ पे आया, वो करंट इसमें जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर? इसमें अगर जाएगा तो यहाँ से I1 आ रहा है, तो यहाँ पे फिर I1 नहीं रहेगा, कुछ और वैल्यू हो जाएगा, जो कि होगा नहीं, राइट? मेरी बात को समझे? इसका मतलब है कि इसमें करंट का फ्लो, तो यहाँ से जो करंट आएगा वो इसमें घूमते हुए I-2I1, मैंने यहाँ के करंट को यहाँ भेज दिया, इसमें नहीं भेजा, बजा? अगर इसमें जाएगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, राइट? और जुड़ कर क्या यहाँ पे I1 रह पाएगा या चेंज हो जाएगा? जो कि होगा नहीं, क्योंकि ए रास्ता, इस रास्ता यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से I1, तो इसमें भी I1 होना पड़ेगा, राइट? सिमेट्रिकल बिल्कुल है। ए पॉइंट फेस डायगोनल हो गया, बिल्कुल सिमेट्रिकल, राइट? दैट्स वाई इसमें करंट नहीं भेजेंगे, एग्री? वैसे ही यहाँ का जो करंट है, ये जो करंट है, क्या इसमें जाएगा? बोलिए क्यों नहीं जाएगा सर? अगर इसमें जाएगा तो यहाँ का करंट फिर I1 नहीं हो पाएगा, तो ये करंट यहाँ चला जाएगा I-2I1/2, और यहाँ का I-2I1/2 और I-2I1/2 कितना बन जाएगा जुड़कर? I-2I1। इसका मतलब है कि सिमेट्री यहाँ हो गया ना? यहाँ तक सब लोग लिख लिए? तो ए रेसिस्टेंस और ए रेसिस्टेंस क्या मेरा काम कर रहा या यूजलेस हो गया? तो जो मेरे काम का है ही नहीं उसको हटा देते हैं।
अब क्वेश्चन बहुत आसान बन गया, बोलिए कैसे। ए और एस सीरीज, बोलते रहिए मेरे साथ, ए और एस सीरीज तो कितना 2R, ए और एस सीरीज तो कितना 2R, और 2R और 2R पैरेलल में R, R और इन R और इसको मिलाकर कितना R, तो ए पूरा सर्कल ए और ए सीरीज में हो जाएगा तो कितना R R एंड R कितना 3R, और ए किसमें सीरीज में ना, कितना हो जाएगा 2R और 2R, और इसका मतलब है कि R और 3R आपस में क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। R और 3R आपस में क्या हो गया, पैरेलल, तो पैरेलल में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3R इंटू R और डिवाइड बाई 4R। तो मुझे लगता है कि आंसर तो 3R/4 होना चाहिए। आंसर कितना होना चाहिए, तो R कैसे आ रहा था, कहाँ से पे मिस्टेक हुआ देखिए। तो देखिए बाकी बच्चों से मिस्टेक हो सकता था, लेकिन क्लास 12 के बच्चों से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग कैपेसिटर में लिए हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाना चाहिए था। ठीक है, समझे, नहीं समझ में आया, कहाँ पे नहीं समझ में आया बोलिए। अच्छा एक मिनट, सीरीज का क्या डिफिनेशन है, इसमें और इसमें डिफरेंट करंट या सेम करंट, एक मिनट, R1 और R1 इसको क्या बोलेगा, पैरेलल में या सीरीज में, इस पॉइंट के बीच में मैं देख रहा हूं सीरीज में, इसमें यहां पे कोई ब्रांच नहीं है, और इसी को डायग्राम में अगर ऐसे बना देंगे, ये तो वायर ही तो है, वायर को ऐसे मोड़ दिए, अब क्या बोलिएगा, वही तो काम है भाई। इस करंट को हटा रहा हूँ, शायद करंट से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, करंट का काम अब हो गया, ये बस इस सिमेट्री से करंट का फ्लो दिखाकर मैं 2 रेसिस्टर को यूजलेस बना दिया था। ठीक है, ये बहुत आसान प्रॉब्लम है, इसमें बिल्कुल घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक मिनट मैं आपका बात सुनूंगा, वेट फॉर 1 मिनट। ए और ए सीरीज, तो क्या इन दोनों के बदले टू आर लिख दें, और ए और ए किस में, सीरीज, तो इसके बदले भी 2R लिख दें, करेक्ट। और इसी को अगर S2R, तो इसी डायग्राम को अगर ऐसे दिखाते हैं ना, टू आर एंड 2R, अब ए और ए किस में, पैरेलल, और 2R और 2R का इक्विवेलेंट कितना पैरेलल में रहेगा, पक्का। मैं ऐसे करता हूँ 2R इंटू 2R और डिवाइड बाई 2R प्लस 2R, कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर और डिवाइड बाई 4R, तो कितना हो जाएगा, क्या इसके बदले R लिख दें। अब देखिए ए और ए किसमें, सीरीज में ना, R एंड R एक सिंगल वायर हो गया, राइट। आई किसमें, यहां से यहां तक सीरीज में, तो R और R कितना हो जाएगा 3R, करेक्ट। इस वायर के लिए यहाँ पे एक किसमें है, फर्स्ट सीरीज, एक किसमें है सीरीज, और ए वायर किसमें है, पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल, तो क्या इस पूरे के बदले R लिख दें, 2R और 2R आपस में क्या हो गया, R और R 2R, और R और R 2R, और 2R और 2R आपस में पैरेलल, तो किसके बदले कितना होगा R। भाई इतना आसान था,
यही तो डायग्राम है। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखिए 3R, ए और ए किसमें पैरेलल, तो R और 3R का इक्विवेलेंट कितना रहेगा 3R इंटू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 और 3R प्लस R, 3R प्लस R 4R, R से R कैंसिल 3R बाई 4। लेकिन सिमेट्रिसिटी का यहाँ पे अगर यूज नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाएगा। सर विदाउट सिमेट्रिसिटी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अननोन मानिए, फिर किरचॉफ लॉ लगाइए, लूप लॉ, राइट। तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे किससे सॉल्व करना है, सिमेट्रिसिटी से। हाँ बोलिए स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट। लास्ट प्रॉब्लम में जिस तरीके से हम लोग किए, उस लास्ट प्रॉब्लम में मेरा सारा रेसिस्टेंस यूजफुल था, कोई यूजलेस नहीं था, राइट। क्योंकि बॉडी के डायगोनल था तो उसमें किसी रेसिस्टेंस को आप हटा नहीं सकते हैं, सारा रेसिस्टर मेरे काम में आ रहा था। तो लास्ट प्रॉब्लम में हम लोग बिल्कुल ऐसे शॉर्टकट नहीं चल सकते थे, हमको वी माइनस वी निकालना ही पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आई, करेक्ट ना। क्योंकि लास्ट प्रॉब्लम में कोई भी आपका रेसिस्टर यूजलेस है या सारे रेसिस्टर में करंट का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी रेसिस्टर को आप वहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पे 2 रेसिस्टर को मैंने हटा दिया, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा था। दैट्स वाई प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो गया, अदरवाइज ये प्रॉब्लम टफ हो जाता आपके लिए। और मैं एज ए टीचर आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि 2, आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन को टफ नहीं बना देंगे, 1 सेकंड में टफ बन जाएगा। अगर कभी मन नहीं लगता रहेगा तो एक काम कीजिएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालते रहिएगा। अच्छा नहीं, ये सिमेट्रिसिटी है क्या, एक ओके 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 एक काम करते हैं, ऐसे नहीं तो इसको सॉल्व कीजिएगा जब मन नहीं लगेगा तो इसमें सारा शायद रेसिस्टर काम में आएगा, राइट। इसमें तो कोई सिमेट्रिसिटी नज़र आएगा नहीं, या आएगा, फिर आगे देखा जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हाँ कैपेसिटर में आपने एक क्वेश्चन किया था, एक कैपेसिटर में चार्ज था, दूसरे में नहीं था, सीरीज में कनेक्टेड था पर सीरीज में कनेक्टेड नहीं था। एक यस, वो तो चांस की बात है ना कि ऐसा हम लोग को लग रहा था, लेकिन वो फिर सीरीज का कंडीशन को सेटिफाई नहीं कर रहा था, तब ऑलरेडी उसमें चार्ज। बट यहाँ पे तो एक्चुअल में करंट का फ्लो है, यहाँ उसमें कैपेसिटर को रेसिस्टर नहीं मान सकते हैं आप, लाइक बोल सकते हैं सिमिलर, बट कैपेसिटर अपने पास स्टोर करके रखता है, रेसिस्टर क्या अपने पास हीट स्टोर करके रखता है, इसके पास कोई एनर्जी स्टोर है, तो उसको फिर वहाँ से कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। सीरीज में जनरली चार्ज सेम होना चाहिए, बट वहाँ पे लुक्स लाइक सीरीज में लग रहा था, लेकिन वहाँ पे उसके कंडीशन को सेटिफाई नहीं कर रहा था। अब ऐसा प्रॉब्लम था डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। देखिए थ्योरी का थीम मोटा मोटी सेम होता है, राइट, बट प्रॉब्लम में तो थोड़ा बहुत तो ट्विस्ट कर सकते हैं। बट बार बार मैं सेम ही प्रॉब्लम बात को रिपीट करूंगा कि भाई मेडिकल वाले बच्चे को जो असाइनमेंट मिलेगा उसको देखिएगा, इतना कुछ नहीं रहता, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है, बट थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल एकदम फार्मूला पुटिंग रहेगा, फार्मूला का अभी आर इक्विवेलेंट, इसमें तो कोई एफर्टलेस है क्वेश्चन। अब उसमें 4 या 5 टाइप का, अब बिल्कुल किसी भी एंगल से सिमेट्रिसिटी नहीं है, तो आपके पास तो एक ही बात बचा ना, आर इक्वल इक्वल वाट वी ए बी डिवाइड बाई आई, उसमें तो किरचॉफ लॉ लगाना ही पड़ेगा। अब उतना से भी अगर आप घबरा रहे हैं तब तो उपाय नहीं है। किरचॉफ लॉ क्या है बताइए तो, लूप लॉ, अलजेब्राइक सम ऑफ, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, अलजेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, आया टर्म्स।
अब आई आर में कहाँ पे माइनस आई आर देना है, कहाँ पे प्लस आई आर देना है, इतना सारा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे ले रहा हूँ, उतना से तो आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। करेक्ट शुभांकर? आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया बताइए। ओके चलिए कोई बात नहीं है, टाइम की बात है। क्लास 12 के बच्चे नोट कर लीजिए, तो इसको हाथों हाथ ख़त्म कर लीजिएगा। कैपेसिटर का अटेम्प्ट ले चुके हैं, क्योंकि आरसी सर्किट ख़त्म होने के बाद मैं फिर कैपेसिटर का वर्कआउट और एक्सरसाइज डिस्कस करूँगा, ठीक है। मतलब एक क्लास कंटिन्यू प्रॉब्लम डिस्कशन चलते रहेगा अनटिल अनलेस जब तक मैं एचसीबी का एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं करता हूँ। वो मेरा डिसिप्लिन रूटीन रहेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप लोग नोट मत कीजिएगा, आप लोग को असाइनमेंट दूंगा डायरेक्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का वर्कआउट एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सारा क्वेश्चन बच्चा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। 18, 19, 20, 21 ऑलरेडी क्लास में सॉल्व कर चुके, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, खुद ऑब्जर्व कीजिएगा। 21, 22 अभी जस्ट लिया हूँ, यहाँ का प्रॉब्लम अभी जस्ट लिया ना, वो 22 था। 22, 23, ओके 23 जो अभी आपने में से किसी ने बोला ना कि सर वहाँ पे कर दीजिए, वह 23 क्यूब का। 24 में पिछले क्लास में सॉल्व करवाया था, इनफाइनाइट जा रहा था, बट फिर भी लिख लीजिए। 24, 25, 26, 27, 30 है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे, राइट? पढ़ा चुके हैं ना? बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, फार्मूला पुटिंग कर लीजिएगा। 31, 32, एक चीज़ याद है कि आरसी सर्किट में मैं रेसिस्टर में टोटल एच निकालने के लिए आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन किया था, वही है। 33 इतना था वर्कआउट का, ठीक है। उसके बाद 28, बात मत कीजिए, 28 से लेकर 46 तक एक्सरसाइज। 28 से 46, 28 से 46 आर इक्विवेलेंट निकालना है, आपको अच्छा फील होता रहेगा। डायग्राम बनाइए।
निकालना है RAB। कितना होगा? आंसर तो 2 ओम नहीं है। अच्छा, ये है 6 ओम, ये भी है 6 ओम, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ठीक है। टू ओम आ रहा है क्या? एक और स्टूडेंट का 2 आया है, आंसर 3 ओम है। एक मिनट में डेटा देख लेता हूँ, कहीं गलत तो नहीं दे दिया। 3 कितना? अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखिए तो, देखिए ऐसे तो कितना लूप है? 1 2 3 4। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करके बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको आपको इसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। देखिए ए और ए किस में? सीरीज में। 6 हो गया, और उसके साथ ए किस में? तो 6 और 6 का कितना होगा इक्विवेलेंट? 3 ओम ना। 6 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलल रहेगा तो कितना होगा भाई? 3 ओम। तो क्या इसके बदले हटा दे इसको पूरा, डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। और इसके बदले क्या 3 ओम यहां पर रख दें? करेक्ट। अब ए और ए किस में? सीरीज, और उसके साथ 6 हो गया, और 6 और 6 आपस में, तो 6 और 6 का इक्विवेलेंट कितना रहेगा? 3। तो इसके बदले इसको हटा दें और 3 ओम रख दें। तो भाई आपको इसमें ऐसे देखना पड़ेगा, किधर से चलने से आपका रास्ता आसान रहेगा, राइट। ए और ए किस में? और उसके साथ ए, तो 6 और 6 ओम हो गया, और उसके साथ पैरेलल, तो कितना? 3। तो इसके बदले इसको हटाकर इन दोनों के बदले क्या 3 ओम रख दे? ओम। ओके, ए और ए किस में? सीरीज 6, और उसके साथ ये क्या है? पैरेलल। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 6 × 3 डिवाइड बाई 6 × 3। ओके, 6 + 3 ना, कितना हो जाएगा? 2 ओम। ओ नो, सॉरी, आंसर 2 ओम ही है। मैं बीच वाला आंसर देख रहा था। आंसर इज 2 ओम। ओके एवरीवन, करेक्ट आंसर इज 2 ओम। अब हेडिंग बनाइए, ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ
जैसे हम लोग क्या कैसे बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर, तो कितने टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है? पैरेलल और मिक्स। ऐसा भी हो सकता है कि एक आर्म सीरीज में हो, सीरीज में हो और सीरीज में हो और आपस में पैरेलल में हो। तो यहाँ पे बैटरी का कितने टाइप से ग्रुपिंग हो सकता है? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। यहाँ देखिए, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि ये सारा बैटरी सीरीज में है? यहाँ ध्यान से सुनना है। सीरीज का मतलब यहाँ पे बैटरी का रहेगा कि सारा बैटरी के थ्रू सेम करंट का फ्लो होता रहेगा। डिफरेंट या सेम? सेम करंट का फ्लो रहेगा। इवन इफ ए सब बैटरी डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस का हो, बट फिर भी इस ब्रांच में यहाँ पे कोई भी जंक्शन नहीं है, यहाँ से कोई ब्रांच, यहाँ से कोई वायर आउट नहीं हो रहा है। दैट्स वाई जो करंट यहाँ से इन करेगा वही करंट तो यहाँ से आउट होगा, करेक्ट? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे E1 R1, E2 R2, E3 R3 एंड सो ऑन EN RN, करेक्ट? और सारे बैटरी का पोलरिटी डिफरेंट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में है? और ये R1 R2 R3 एंड सो ऑन RN क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस। क्या है? लिख लीजिएगा, R1 R2 R3 एंड RN आर इंटरनल रेसिस्टेंस। Now it is very important to note that in सबका पोलरिटी डिफरेंट नहीं है, सेम पोलरिटी है, राइट? तो E इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे सम ऑफ EI, सम ऑफ EI मतलब कितना? E1 प्लस E2 प्लस E3 अब प्लस EN। इसको मैं प्रूफ कर दूंगा 2 मिनट में, ठीक है? और इक्विवेलेंट बैटरी का मतलब हुआ कि सारे बैटरी को हटा दिया और उसके बदले एक ही बैटरी डाल रहे हैं, राइट? और उस इक्विवेलेंट बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्या रहेगा? R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट रहेगा यहाँ पे R1 प्लस R2 डॉट डॉट RN। वजह यहाँ पे सारा इंटरनल रेसिस्टेंस सारे R1 R2 के थ्रू सेम करंट का फ्लो हो रहा है, तब रेसिस्टेंस भी किस में है? सीरीज में है। ये पहला केस हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। ए फर्स्ट केस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में आप बोल सकते हैं सर इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज E1 E2 E3 एंड E4 कहीं पे कुछ अनयूजुअल लगा क्या? यस, और A और B के बीच में बाकी कोई ब्रांच नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट A और B के बीच में बाकी कोई ब्रांच नहीं है। इसका मतलब है कि जो करंट A से आउट होगा उतना ही करंट B से इन करना पड़ेगा। तो सारे बैटरी के अक्रॉस डिफरेंट करंट रहेगा या सेम करंट रहेगा? सेम करंट। इसका मतलब ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। बट यहाँ पे इसका पोलरिटी ऐसे है, इसका पोलरिटी ऐसे है, इसका पोलरिटी है, इसका ऐसा इसका पोलरिटी ऐसे है। तो किसी एक डायरेक्शन को तो पॉजिटिव मानेंगे। तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं
आपकी मर्जी है, आप बोले नहीं सर इस डायरेक्शन पॉजिटिव, कोई बात नहीं है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। बट अगर मैं इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव सेंस में ले रहा हूँ तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट निकालने के टाइम पे, ई इक्विवेलेंट निकालने के टाइम पे प्रॉपर साइन के साथ पुट कीजिएगा। तो इसके लिए क्या, +E1 E2 E3, इसके लिए क्या पुट करना है, -E4, करेक्ट। इसका मतलब क्या रहेगा, मैं इस डायरेक्शन को किस सेंस में ले रहा हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन क्या रहेगा, निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, करेक्ट। इसका उल्टा भी ले सकते हैं, वाइस वर्सा। तो E1 अब +E2 अब +E3 अब माइनस क्या हो जाएगा, E4 हो जाएगा। एंड R इक्वलेंट इक्वल टू, अब ऐसा मत कीजिएगा सर R1 + R2 + R3 - R4, वो नहीं करना है। यहाँ पे सारे जितना भी है R1 R2 R3 R4 ये सब सीरीज में है। सीरीज में क्यों है, सेम करंट, तो R इक्वलेंट यही रहेगा, R1 + R2 + R3 प्लस बैटरी के लिए सिर्फ एक काम कीजिएगा, करेक्ट। करेक्ट है ना। यहाँ देखिए, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब मेरे पास n आइडेंटिकल बैटरी है। अच्छा, इसके बदले अगर डायग्राम बनाएंगे, इसके बदले तो डायग्राम तो बनाइएगा ना। इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि 4 बैटरी के बाद सिंगल बैटरी, तो डायग्राम में कैसे होगा, ऐसा डायग्राम बनाएंगे इक्विवेलेंट के लिए, या ऐसा डायग्राम बनाएंगे। वेरी गुड सर, ये डिपेंड करेगा। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया, ऐसा बनाएंगे, क्योंकि ये डोमिनेट। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 2 वोल्ट का, ये 3 वोल्ट का, ये 4 वोल्ट का, करेक्ट। तो 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 9। आई ले लेंगे 15 वोल्ट का, तो कौन डोमिनेट करेगा। तो अब करंट कौन डिसाइड करेगा, कौन बड़ा सोर्स, ये बड़ा। तो करंट कौन डिसाइड करेगा, फ्लो का डायरेक्शन, ए बैटरी डिसाइड करेगा, करेक्ट ना। तो करंट का फ्लो ए से बी होगा या बी से ए होगा, ए से बी की तरफ होगा। ये अपना डायरेक्शन में करंट का फ्लो कराएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल सोर्स हो गया, इज इट राइट। इसका मतलब है कि, और एक कॉन्सेप्ट क्यों आप यूज करेंगे, प्रॉब्लम को इजी करने के लिए, राइट। आप चाहते हैं कि ये 20 सेकंड में क्वेश्चन आपसे बन जाए, तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए ऑब्वियसली आप इसके बदले एक बैटरी सोचेंगे रफ वर्क करने के लिए। अब उस टाइम पे आपको डिसाइड करना रहेगा कि मेन सोर्स कौन है। तो अगर मान लेते हैं कि ये 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, और ये सपोज कीजिए कि 12 वोल्ट का है, तो इसका इफेक्ट कितना रहेगा, 9 वोल्ट का, और ये कितना 12 वोल्ट। तो ओवरऑल इन सब का इफेक्ट कितना रहेगा, 3 वोल्ट का। और करंट का फ्लो ए से बी की तरफ होगा। जब ए से बी की तरफ होगा तो उस टाइम पे ये तीनों बैटरी लोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा, और ये क्या बना हुआ रहेगा, सोर्स बना हुआ रहेगा, करेक्ट है ना। मतलब वो तो ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लेंगे आप लोग। चलिए मान लेते हैं कि n आइडेंटिकल बैटरी है, तो आइडेंटिकल है तो ऑब्वियसली सबका ईएमएफ सेम रहेगा। और जिसमें यहाँ से यहाँ तक मेरा n1 है, टोटल कितना है एवरीवन, n है। और यहाँ से यहाँ तक इसमें आउट ऑफ n1 का कनेक्टिविटी जस्ट उल्टा है, पोलरिटी बैटरी का। तो इक्विवेलेंट कितना होगा,
N1 नॉट N। एक मिनट, यहाँ देखिए स्टूडेंट, दो ही बैटरी है, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, 1 ओम 1 ओम, आइडेंटिकल बैटरी। इन दोनों के बीच का इफेक्टिव 0, 2 - 2 क्या हो गया 0। तो क्या ये बैटरी का काम करेगा? एक बैटरी दूसरे बैटरी के इफेक्ट को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। वैसे यहाँ पे अगर N1 आइडेंटिकल है तो यहाँ पे इस तरफ जो उल्टा डायरेक्शन में है उसका N1 बैटरी का इफेक्ट को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट इक्वल टू बोल सकते हैं N - 2N1, हाँ या ना? इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में अब मुझे नहीं पता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, मुझे नहीं पता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, बट यहाँ पे जो 10 बैटरी रहेगा तो इस तरफ का कितना बैटरी का इफेक्ट को कंप्लीटली खत्म कर देगा, क्योंकि आइडेंटिकल है 10, तो 10 और 10 20 तो खत्म हो गया ना ग्रुप में से। बाकी बचेगा कितना? मान लीजिए आप 50 बैटरी लिए हैं, 50 में से 40 इस डायरेक्शन में है, 10 इस डायरेक्शन में है, तो इक्विवेलेंट कितना काम करेगा? 30 काम करेगा, कि किसकी इस तरफ का 10 इस तरफ का 10 को क्या करेगा? खत्म कर देगा। जस्ट लाइक दिस कॉन्सेप्ट, ओके। दैट्स वाई यहाँ पे इस क्या मैंने सही लिखा? और R इक्विवेलेंट के लिए तो क्या रहेगा? यस, यहाँ देखिएगा इसका कंबाइंड इफेक्ट कितना? ये तो सीरीज में है ना 0, तो यहाँ पे कितना है N1, तो इस तरफ के इस डायरेक्शन में जितना भी बैटरी है उसका कितना बैटरी के इफेक्ट को काउंटर कर देगा? N1, यहाँ का N1 को काउंटर कर देगा। और मेरे पास टोटल था कितना N, तो N में से कितना खत्म हो गया? 2N1 तो खत्म हो गया ना, तो बचा कितना? N - 2N1, और N - 2N1 का अब डायरेक्शन सेम रहेगा, तो मेरे लिए इफेक्टिव काम करने वाला बैटरी इतना ही रहेगा, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम पोलरिटी, राइट। दैट्स वाई E इक्वलेंट कितना हो जाएगा? N - 2N1 इंटू E, और R इक्वलेंट, बिकॉज ऑल इंटरनल रेसिस्टेंस आर इन सीरीज, ऑल इंटरनल रेसिस्टेंस आर इन व्हाट, तो कितना हो जाएगा NR। तो 3 डिफरेंट केस हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ सेल के लिए। चलिए इसका एडवांटेज लेंगे, डोंट वरी। पहले यहाँ तक समझ में आ गया, इसको हटाएं। यहाँ देखना है आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत आसान सा सिचुएशन ले रहा हूँ, करेक्ट। 2 बैटरी लिया और जिसका पोलरिटी मैंने सेम रखा, तो यहाँ पे और एक ही लूप है R, तो क्या हम लोग यहाँ पे, और सोर्स कौन रहेगा? E1 और E2, सोर्स क्या रहेगा? बट इसके बीच में आपका डिफरेंट वायर है या सेम वायर? तो सेम वायर सेम करंट तो पक्का होगा, राइट। तो यहाँ से करंट I, तो यहाँ से I, तो यहाँ से क्या रहेगा? क्या इसमें किरचॉफ लॉ आप लगा सकते थे? बोलिए भाई। तो सम ऑफ अलजेब्राइक सम ऑफ EMF, राइट। यहाँ से चलिए और यहाँ पे घूम जाएंगे, तो आपका क्या है? बैटरी का डायरेक्शन भी सेम है। एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लिया, आप निगेटिव भी लेते तब भी काम चल जाता। तो यहाँ से चल रहे हैं तो बैटरी का डायरेक्शन और मेरा एजम्पशन दोनों मैच कर रहा है, करेक्ट। तो E1 + E2 इक्वल टू व्हाट? अलजेब्रिक सम ऑफ IR टर्म्स, IR प्लस IR1 प्लस व्हाट? IR2। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो गया होगा? E1 + E2, करेक्ट। और डिवाइडेड बाई R प्लस
करेक्ट ना? यहाँ देखिए E1 प्लस E2 को अगर सम करेंगे तो नहीं लगा कि सम ऑफ EMF है और डिवाइडेड बाई R प्लस सम ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। तो यहाँ से तो ये फॉर्मूला आया होगा, करेक्ट? ऐसा लग रहा है मानो इसके बदले एक बैटरी है जो इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट, और जिसका सम कितना है E1 प्लस E2, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है जिसका कंबाइंड वैल्यू R1 प्लस R2। Okay, everyone. What is the value of R2 so that maximum power dissipated, maximum power in external resistance in capital R। R2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट्स वाई इस एक्सटर्नल रेसिस्टर में मैक्सिमम पावर जनरेट हो। What is the value of R2 so that maximum power in external resistance, मतलब इस कैपिटल R में R1 का वैल्यू 1 ओम है, R1 का वैल्यू 1 ओम है, R1 का वैल्यू 1 ओम है। हिंट दे रहा हूं, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। एक सिंगल बैटरी के लिए जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R था, तो इसमें मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन क्या आया था, R इक्वल टू R, उसी का तो वहाँ पे यूज करना था। इसका मतलब है कि इन दोनों बैटरी के बदले आप इक्विवेलेंट सिंगल बैटरी तो सपोज कर सकते हैं ना। और 1 मिनट, यस वेरी गुड। और इसका इक्विवेलेंट कितना रहेगा EMF 5 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट कितना रहेगा 1 प्लस R2। इसको ऐसे ट्रीट कर लेते, और इसमें मैक्सिमम पावर होने के लिए इसका इंटरनल इक्विवेलेंट बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस को इसके बराबर होना है। इसका मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट R, और R इक्वल कितना है 1 प्लस R2 इक्वल टू 4, देन R2 इक्वल टू कितना ओम 3 ओम। ठीक है, मतलब यहाँ के कॉन्सेप्ट को वहाँ पे हम लोग फास्टली यूज कर सकते हैं।
यहाँ देखिए, अब डायरेक्ट करंट बताइए तो, और यहाँ से यहाँ तक बीच में डॉट बोली तो कितना? मुझे लगता है इतना रहना चाहिए। व्हाट यू, ठीक है ना? एन ई बाई आर प्लस एन आर। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे इफ एन आर ग्रेटर देन आर हो जाए, नहीं समझे? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का सम एन आर ग्रेटर देन आर हो जाएगा, तो आर प्लस एन आर इक्वल टू एन आर, करेक्ट? तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पे इस मतलब होगा ना कि सर सीरीज में बैटरी को जोड़ते जा रहे हैं, तो कब मेरे लिए बैटरी एडवांटेज रहेगा, कब डिसएडवांटेज रहेगा, मतलब मेरे लिए काम नहीं करेगा, करेक्ट? आप बैटरी को सीरीज में जोड़ रहे हैं, बट बैटरी के सीरीज में जोड़ने के चक्कर में उसका इंटरनल रेसिस्टेंस के वजह से ही इतना रेसिस्टेंस बढ़ जाए कि जो आपका पर्पस था इसमें करंट फ्लो करने का, वो उसके लिए वो रुकावट बन जाए, राइट? बैटरी का काम क्या है? सोर्स बनना, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जोड़ने के वजह से इस सम ऑफ एन आर अगर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल सर्किट के रेसिस्टेंस से अगर बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ये खुद ही बहुत बड़ा रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है करंट का फ्लो के लिए, तो उस केस में आपके लिए बैटरी क्या रहेगा? एडवांटेज या डिसएडवांटेज बन जाएगा? ये डिसएडवांटेज का काम रहेगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन इज एडवांटेज या डिसएडवांटेज? फॉर दिस केस सीरीज कॉम्बिनेशन इज डिसएडवांटेज। क्योंकि इस केस के लिए आप करंट जब निकालेंगे तो आप क्या रहेगा? एन ई बाई ऑलमोस्ट व्हाट? इफ एन आर ग्रेटर देन आर, तो आर प्लस एन आर इक्वल टू एन आर लिख सकते हैं। इस टर्म को क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू सिर्फ कितना मिलेगा? ई वाई आर मिल जाएगा। बट इफ एन आर लेस देन आर रहेगा, एन आर लेस देन आर, तो उस केस में आई इक्वल टू कौन सा टर्म को इग्नोर कर देंगे एवरीवन? यस, तो क्या रहेगा? तो एक्सटर्नल सर्किट के लिए एडवांटेज काम करेगा, बजाय बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस पता ही नहीं चलेगा। काउंटर हो गया ना, खत्म कर दिया, इग्नोर कर दिया, करेक्ट? तो दिस कॉम्बिनेशन फॉर एक्सटर्नल सर्किट एडवांटेज का काम करेगा, एंड दिस सिचुएशन फॉर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस डिसएडवांटेज। दिस सिचुएशन फॉर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एडवांटेज, दिस सिचुएशन फॉर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एडवांटेज, एंड दिस सिचुएशन फॉर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस डिसएडवांटेज, करेक्ट? मतलब इस सिचुएशन के लिए, इस रेसिस्टेंस के लिए सारा बैटरी आइडियल बैटरी जैसा बिहेव करना शुरू करेगा, क्योंकि आपको एन आर टर्म को क्या कर दिए? इग्नोर कर दिए हैं, ठीक है? अब लिखिए, इफ बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल,
यहाँ देखना है, बाद में जनरलाइज कर दूंगा, ठीक है। 2 बैटरी है और दोनों बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ और दोनों बैटरी का निगेटिव टर्मिनल को एक साथ, करेक्ट। अब आपको कन्फ्यूजन क्या होगा मैं बता रहा हूँ। क्या कन्फ्यूजन हुआ, मतलब बीच में और कुछ है ही नहीं। चलिए ऐसे बैटरी को जोड़ दिए, अगर 2 बैटरी को अगर ऐसे जोड़ दिए तो आपको लगेगा सर मान लेते हैं कि ये 10 वोल्ट का और ये 20 वोल्ट का है, करेक्ट। और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ जोड़ दिए, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, इसके बीच का 20 वोल्ट। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा भाई। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा और इस पॉइंट का अभी भी सेम होना पड़ेगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल। अब बाकी बाहर का, चलिए इसी को लेकर काम करते हैं। 2 बैटरी है, नॉन आइडियल बैटरी, E1 बाद में देखेंगे पैरेलल क्या होता है। E1 R1 और E1 का वैल्यू कितना 10 वोल्ट और R1 का वैल्यू 1 ओम, E2 का वैल्यू 20 वोल्ट, R2 का वैल्यू कितना ले बोलिए। हाँ कितना बड़ा नहीं रहता है बट फिर भी ले लेते हैं। तो A, B, C एंड D, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। बट यहाँ तो 10 वोल्ट है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, कैसे पॉसिबल है बोलिए। सर करंट का फ्लो हो जाएगा, नहीं समझे। इस सर्किट में ही दोनों 2 बैटरी को जो नॉन आइडियल बैटरी है और दोनों को अगर ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली डैम श्योर करंट का फ्लो होगा, है या ना। ये आपको ऐसा दिखना चाहिए, यहाँ पे एक रेसिस्टर R1, यहाँ पे एक रेसिस्टर, और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछते बिना इस बात को डिस्कस किए हुए ऐसे दिखाते, ये है 10 वोल्ट और ये है 20 वोल्ट, ये है R1, ये है R2। यहाँ से आप कंफ्यूज करें, बट ऐसा सर्किट देते तो क्या किरचॉफ लॉ अप्लाई होता या नहीं होता, होता, करेक्ट। तो सबसे पहले तो मुझे आप इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करके, अच्छा बोलिए कौन ज़्यादा डोमिनेट रहेगा। अरे तो कुछ तो मानिएगा, करंट मान लेते हैं आई, और यहाँ से यहाँ तक क्या है सिंगल वायर है, सेम वायर सेम करंट, कहीं पे ब्रांच हुआ है क्या। आई मान लिया मैंने ये डायरेक्शन में, अगर आई का वैल्यू पॉजिटिव आ गया वेल एंड गुड, निगेटिव आ गया उल्टा कर देंगे। ओके आप एक काम कीजिए, आई इसके अंदर थोड़ा सा R1 के बदले ऐसे दिखा देता हूँ ताकि आप लोग के लिए IR टर्म के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बार किरचॉफ लॉ लगाइए तो इस डायग्राम में, इसको एक प्रॉब्लम मानिए और किरचॉफ लॉ लगाइए। मार्कर चाहिए, इतना टाइम लगेगा। एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले लिया, राइट। तो क्या लिखेंगे -20 अब +10 इक्वल टू, इसके लिए कितना -2i, और इसके लिए कितना +i, तो -10 इक्वल टू -i, तो i इक्वल टू कितना 10 एम्पियर, इट राइट। i इक्वल टू व्हाट 10 एम्पियर। अब बोलिए जो इसका मतलब वी आर करेक्ट, इसका मतलब हम लोग सही हो गए हैं, करेक्ट ना।
क्या प्रॉब्लम हुआ? ओके अभी सही है। अब बोलिए हम लोग करेक्ट हो गए। इसका मतलब कौन सा बैटरी डोमिनेंट रहा? ये बैटरी डोमिनेंट रहा, राइट। अब एक काम कीजिएगा, इसमें कौन सा बैटरी सोर्स बन गया, कौन सा बैटरी लोड बन गया? ऊपर वाला बैटरी क्या हो गया? लोड। और नीचे वाला बैटरी? ओके, तो VA माइनस VB के लिए क्या लिखेंगे भाई? सर E1 प्लस IR1, क्या सही है? E1 प्लस हाउ मच? E1 का वैल्यू कितना है? 10। अब माइनस प्लस 10, करेक्ट ना? कितना हो जाएगा? और VD माइनस VC, E माइनस माइनस ओके, ये माइनस आई रहेगा नहीं, हम लोग ऐसे घूम रहे थे ना। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, वही मुझे लग रहा था कि कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। -3i 10y, आप लोग बताए नहीं, 10/3, ठीक है। अब यहाँ पे बैटरी जो ऊपर वाला E1 है वो मेरा लोड बना हुआ है, तो लोड के लिए तो मैं फार्मूला दे दिया हूँ, प्लस होता है, और सोर्स के लिए माइनस होता है। तो क्या लिखेंगे? 10 प्लस 10/3 इंटू 1 ना, कितना? 40/3 वोल्ट। अब VD माइनस VC, तो नीचे वाला बैटरी क्या है? सोर्स। तब क्या लिखेंगे? E2 माइनस IR2, हाउ मच? 20 माइनस 10/3 इंटू 2, कितना हो जाएगा? अब देखिए तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके डिफरेंट है या सेम है? सेम होना भी पता है। इसका मतलब इस टाइप का सिचुएशन जिसमें दो बैटरी को, दो नॉन आइडियल बैटरी को अगर उसके पॉजिटिव कनेक्ट टर्मिनल और निगेटिव को जोड़ देंगे तो करंट फ्लो करके इसके क्रॉस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर लेगा। क्या फ्लो कर लेगा? करंट फ्लो कर लेगा, बैटरी से बैटरी में करंट फ्लो कर लेगा, करेक्ट। चलिए ओके। बट ये बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन था। बात मत कीजिए। यहाँ देखिए, आपको नहीं था कि इनिशियली ऐसे अटैच करने से दोनों बैटरी अपना एफर्ट लगा रहा होगा, बट ये ज़्यादा पावरफुल सोर्स था इसलिए इसके अकॉर्डिंग काम हुआ है ना। इसलिए ये भी करंट का फ्लो करना चाह रहा होगा और ये भी करंट का फ्लो करना चाह रहा होगा, बट बिकॉज इसका ज़्यादा पावर था तो ये अपने डायरेक्शन कर लिया। बट अगर इस टाइप का सिचुएशन रहता, किस टाइप का?
और बीच में इन दोनों बैटरी के बीच में, ये तो पक्का समझ में आ गया ना कि वैसा कोई भी दो बैटरी जो ऐसे अरेंज है तो इसके टर्मिनल और इसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो पक्का सेम होगा, क्योंकि ए और ए कॉमन पोटेंशियल प्रूफ भी कर दिया है, और ए और ए कॉमन पोटेंशियल, बिकॉज यहाँ से यहाँ के बीच में वायर में कोई रेसिस्टर है क्या? नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक कॉमन पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक, तो कोई भी दो बैटरी जिसका कनेक्टिविटी पोलरिटी भी सेम डायरेक्शन में और उसका पॉजिटिव टर्मिनल एट कॉमन पोटेंशियल और निगेटिव टर्मिनल भी एट रेसिस्टर तो इसके अंदर है ना, रेसिस्टर किसका है? इसके अंदर है, करेक्ट। तो हम लोग को तो यहाँ का पोटेंशियल नजर आएगा, हम तो ऐसे तो नहीं कि बैटरी को एकदम फाड़ के देख रहे हैं अंदर में कहाँ रेसिस्टर है। वो भाई उसका जो अंदर का मैकेनिज्म होता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको समझ में आ जाएगा। एनीवे, इस केस में क्या होगा? इस केस में ए भी करंट फ्लो करना चाहेगा, ए भी करंट फ्लो करना चाहेगा, ऐसे समझते हैं। अब मान लेते हैं कि ए एफर्ट लगाता है I1, कितना? और ए कितना? I2। और यहाँ पे अपोज करने की जगह पे यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे दोनों यहाँ पे भेज दे करंट I1 प्लस I2। वहाँ पे कोई ऑप्शन था? नहीं था, बट यहाँ तो एक ऑप्शन है एक्सटर्नल सर्किट, और हम लोग को काम तो इसके लिए करना है। काम किसके लिए करना है? इसके लिए करना है। आप इन दोनों के बदले इक्विवेलेंट बैटरी क्यों लाएंगे? ऑब्वियसली यूज़ करने के लिए, राइट। यूज़ किसके लिए साथ करेंगे? बाहर का डिवाइस के लिए। बाहर के डिवाइस में क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करना, चाहे वो फैन हो या बल्ब हो, करेक्ट, या कोई भी सर्किट हो। तो ये मेरा एक्सटर्नल सर्किट है। तो हम लोग इनिशियली भी सपोज दैट कि ये बैटरी I2 करंट फ्लो किया और ये बैटरी I1 करंट फ्लो किया, करेक्ट ना। और यहाँ का I1 यहाँ का I2, यहाँ पे जंक्शन लॉ लगा दिया, यहाँ पे क्या I1 प्लस I2। अच्छा, इसी डायग्राम को तो यहाँ से कितना जाएगा? इसी डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोगों को मैसेज मिल गया है एवरीवन टेस्ट का? बोलते ही नहीं टेस्ट के नाम पे। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस को मैं कुछ मॉडिफाई करूंगा। नहीं मिला है क्या? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था, ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों नहीं मिला? मैं तो दोपहर में मैसेज किया था। न्यू बैच में मिला है? ओके। अभी कर दिया हूँ। और ऑनलाइन का टेस्ट का रिजल्ट अलग निकलेगा और ऑफलाइन का अलग निकलेगा। तो जो भी बच्चे हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, और आइसो सिलेबस तो पता है, बायो का भी पता है, शुभांकर तैयारी हो गया? ठीक है। क्या है सिलेबस? दोनों 11th का सिलेबस है या 12th का? 12th का है। फर्स्ट टर्म का है? तो और भी बढ़िया है, सोने पे सुहागा हो गया। एक नहीं है तो चलिए, ऐसे तो रेस्ट एंड मोशन भी बोलिए कि नहीं है, बट आज के डेट में तो चलते फिरते रेस्ट एंड मोशन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, राइट। और इंजीनियरिंग का जिनके पास पेपर चला भी गया है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन रिपीट हुआ ही नहीं है। कॉन्सेप्ट रिपीटेड रहेगा लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, चाहे वो फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का है। अब बायो को तो बिल्कुल रिपीट नहीं हुआ है, मैथ और बायो अलग होता है। इसी सर्किट को ऐसे देख सकते हैं, सेम सर्किट को
इसलिए मैं बोला था कि नेक्स्ट टेस्ट से प्योरली फर्स्ट टर्म का सिलेबस दूंगा, अगला जितना भी 4 टेस्ट ले लूँगा फर्स्ट टर्म से पहले। मतलब फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट एंड प्लस गॉस लॉ कमिंग टेस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैट प्लस। अब बढ़िया यहाँ देखिएगा, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन रहेगा। और मैथ में भी LCD ही रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा रेंज था ये, एक टेस्ट से काम नहीं चलेगा। तो कमिंग टेस्ट में फिर से मैथ का सिलेबस क्या रहेगा, LCD। और उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स तो हो गया ना। केमिस्ट्री में रखूँगा सॉलिड स्टेट एंड नाइट्रोजन फैमिली। कौन सा है ना, बैलेंस। उसके बाद कमिंग में रखूँगा कैपेसिटर और उसके बाद केमिस्ट्री में रखूँगा अल्केन अल्किन अल्काइन, अल्केन अल्किन अल्काइन, उसके बाद हाइड्रोजन डेरिवेटिव, फिर अल्कोहल या जो भी रहेगा। बायो को मैं देख लूँगा, मुझे फर्स्ट टर्म का याद रहेगा, मैम लोग से पूछ लेंगे। बट एक सीक्वेंस में ही जाएंगे, रैंडम नहीं जाएंगे, सीक्वेंस में ही जाएंगे। और फर्स्ट टर्म के लिए फिजिक्स का स्पेशल एक टेस्ट लूँगा और केमिस्ट्री का 3 आवर का टेस्ट रहेगा। फिजिक्स का सिर्फ इंडिविजुअल। मैग्नेटिक फील्ड मैं नहीं पढ़ाया हूँ फिर भी लूँगा, बट बहुत बच्चा टाइप का क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, सब मिक्स रहेगा। EMI और AC 90 क्वेश्चन का 3 पेपर फर्स्ट टर्म से पहले। फिजिक्स का इंडिविजुअल और वैसे ही केमिस्ट्री का भी इंडिविजुअल 3 पेपर सिर्फ ऑर्गेनिक का, जिसमें 150 क्वेश्चन डाल दूंगा। सिर्फ रिएक्शन का, छोटा छोटा रिएक्शन जितना भी पढ़ा रहे हैं ना सबका। अच्छा, इसी सर्किट को ऐसा देख सकते हैं, कितना लूप, 2 लूप है। तो 2 लूप है तो हम लोग 2 ही अननोन तक टॉलरेट कर सकते थे। तो यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, तो यहाँ पे कितना, और I1 प्लस I2 ही। तो इसमें मुझे तो मेन सर्किट में करंट देखना था। तो आप मुझे I1 का वैल्यू बताइए और I2 का वैल्यू बताइए फास्ट। क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे? अभी भूल जाइए कि बैटरी पैरेलल में है, मतलब मान लेते हैं कि आपको मैंने पढ़ाया ही नहीं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। इस बात को भूलते हुए आपको यहाँ पे सॉल्व करना है कि I1 का वैल्यू क्या होगा, I2 का वैल्यू क्या होगा। और I1 I2 तो यहाँ पे कितना, I1 प्लस I2। इसमें एक बार किरचॉफ लॉ लगा दीजिए, इसमें एक बार किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। प्लीज़ काम कीजिए सब लोग। और आप जंक्शन लॉ मत लगाइएगा, जंक्शन लॉ ऑलरेडी आपने यहाँ पे सोच लिया, राइट। चलिए, फर्स्ट लूप में अलजेब्राइक सम ऑफ EMF मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ठीक है। तो क्या E1 प्लस E2 हो जाएगा? E1 प्लस E2 इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ IR टर्म्स। तो इसके लिए क्या लिखे हैं स्टूडेंट, माइनस I2 R2। इसके लिए क्या रहेगा, इसके लिए तो माइनस रहेगा ना, प्लस I1 R1। ओ सॉरी, माइनस E2 रहेगा नहीं, इसका प्लस रहेगा, करेक्ट। E1 माइनस E2। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और इसमें आप रोटेट कीजिए, इसमें घूमिए, तो क्या लिखेंगे, E2 इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू R और प्लस I2 R2। दो इक्वेशन है और 2 अननोन है। I1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, और नोन ये है
E1 पता है, E2 पता है, R1 पता है, R2 पता है और R पता है। इन 5 के टर्म में मुझे I1 प्लस I2 का सम चाहिए। और नो डाउट आप लोग सोच रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल वैल्यू देते तो 1 मिनट का काम रहता, राइट? बट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, आप ही से मैं फार्मूला डेवलप करना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए, मैं सॉल्व किया हूँ अपने टाइम पे, जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं ना उसको मैं सॉल्व किया हूँ। आप लोग सॉल्व करके बताइए। देखिए प्रॉपर I1 का वैल्यू निकाले हैं ना, I2 और जोड़े हैं, करेक्ट? और एक मिनट, I1 और I2 का वैल्यू पॉजिटिव अगर आ जाता है तो हम लोग करेक्ट हैं कि इस सिचुएशन में दोनों बैटरी मिलकर ऐसा काम करेगा, करेक्ट ना? फर्स्ट और सेकेंड में हाउ मेनी अननोन? दो इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बचपन में? वही तो है। एक मिनट, घर पे काम कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। हो तो जाएगा ना सॉल्व? अब आप लोग सब लोग सोच रहे हैं सर न्यूमेरिकल वैल्यू देख के देखिए, अभी मैं 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, 1 मिनट में, बट वो तो रहेगा नहीं। चलिए, जब I1 निकालेंगे, I2 निकालेंगे और अभी से सॉल्व होता है तभी तो आंसर आया होगा। और जब I1 प्लस I2 किए होंगे, क्या किए होंगे? ये वैल्यू आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 और डिवाइड बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई
R प्लस R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। करेक्ट। मैं जानबूझ के ऐसे सजा के रखा हूँ। इस ऊपर वाले, यहाँ देखिएगा, ऊपर वाले ब्रैकेट का यूनिट क्या है? ये है वोल्ट ओम, वोल्ट ओम, और डिवाइड बाई ओम, बच गया वोल्ट मतलब बैटरी, और नीचे में ओम प्लस ओम। और यही तो था एक्सटर्नल सर्किट में टोटल करंट। ये क्या था? एक्सटर्नल सर्किट में टोटल करंट। इज इट राइट? दिस इज द, तो मुझे क्या, आपको काम क्या रहता है? यहाँ देखिएगा, अब इसको हटाएं, देखिए ये जानबूझकर मैं इतना टाइम आपका यहाँ पे लगाया, अदरवाइज आपको लगता है कि अच्छा ये फार्मूला सर ने रटवा दिया। फार्मूला आया होगा या डिराइव करके आया होगा? अब बस किरचॉफ लॉ, राइट, लूप लॉ यहाँ पे लगाए हैं, और जंक्शन लॉ, वहाँ से ही तो फार्मूला बन रहा होगा। E1 R1 E2 R2, और ये तो इंटरनल रेसिस्टेंस है, करेक्ट ना? तो एग्जाम में फास्ट होने का अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अगर इस टाइप का सिचुएशन रहेगा, और ये तो दो बैटरी है, नॉन आइडियल बैटरी, इन दोनों के बदले अगर मैं सिंगल बैटरी निकाल लूँ, मतलब मुझे कम टाइम में इस क्वेश्चन को इसमें टोटल करंट पूछा गया है, तो अगर इन दोनों के बदले अगर मुझे इक्विवेलेंट बैटरी निकालने का अगर मुझे फार्मूला रेडीमेड मेरे पास रेडी रहेगा, तो सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट बैटरी निकाल लूँगा, और उस इक्विवेलेंट बैटरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, राइट। और इस टाइप का अरेंजमेंट को बोलते हैं बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कब? जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से, और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से आपस में कनेक्टेड रहेगा, तो उसको बोलेंगे सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, करेक्ट। और वहाँ से जब सॉल्व किए तो हम लोग को तो मतलब है कि बस इसके बदले, किसके बदले? इन दोनों के बदले एक सिंगल बैटरी रखा जाए। क्या रखा जाए? तो उस सिंगल बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ ए रहेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। क्योंकि अगर ऐसा दिखाते, मान लेते हैं कि एक बैटरी रखते हैं, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, और यहाँ पे इसके साथ एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो इसमें करंट I इक्वल टू, तो आप यही लिखते हैं ना, E इक्विवेलेंट और डिवाइड बाई व्हाट? R प्लस R इक्विवेलेंट, एग्री ना? तो इस पूरे ब्रैकेट में तो यूनिट क्या है? वोल्ट ही तो है। इसका मतलब है कि इन दोनों बैटरी के बदले अकेले ये जो बैटरी काम करेगा उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ ए रहेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, करेक्ट। और जो भी रहेगा इंटरनल रेसिस्टेंस, तो सारा रेसिस्टेंस भी किस में रहेगा? भाई रेसिस्टेंस भी तो पैरेलल में ही कहलाएगा। रेसिस्टेंस किस में रहेगा? पैरेलल। तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना रहेगा? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। मतलब इन सारे इंटरनल रेसिस्टेंस के बदले एक सिंगल रेसिस्टेंस रहेगा, और यहाँ पे डायरेक्ट इसका यूज कर लेते हैं। तो ए वैल्यू मैं रफ में काम कर लेता, और डायरेक्ट मुझे यहाँ पे करंट निकाल लेते हैं। हाँ, अब उस केस में अगर I1 I2 पूछा जाएगा तब फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट सिर्फ इसमें करंट पूछा जाएगा तो R इक्विवेलेंट से आप काम चला सकते हैं। एक मिनट, I1 I2 पूछा जाएगा तब कैसे कीजिएगा? तो सर यहाँ पे टोटल करंट पता चल गया, क्या चल गया? तो टोटल करंट जब पता चल गया तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो निकल जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। इस पॉइंट के बीच में इस वायर के अक्रॉस I इंटू कैपिटल R, I इंटू कैपिटल R, क्योंकि I1 I2 तो आपको याद नहीं रहेगा पक्का, इतना सारा फॉर्मूला तो आपको याद रहेगा ही नहीं, बट R यहाँ से I निकालने के लिए E इक्विवेलेंट याद रहेगा। तो यहाँ से I की हेल्प से क्या, यहाँ से यहाँ के बीच में हम लोग निकाल लेंगे क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, वही तो इसके बीच रहेगा। और यहाँ पे इस केस में दोनों बैटरी सोर्स बना हुआ है एक्सटर्नल सर्किट के लिए। क्या बना हुआ है? जब यहाँ से कट कर देंगे तब सिचुएशन अलग रहेगा, तब उसमें से कोई एक बैटरी सोर्स बनेगा, कोई एक लोड बनेगा, अंदर में ही करंट घूमता रहेगा, करेक्ट। और एक चार्ज होता रहेगा, दूसरा
लेकिन अगर ऐसे कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल सर्किट से, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेगा। करंट ये भी यहाँ पे करंट थोड़ा I1 देगा, ये क्या देगा I2 देगा। तो ये भी सोर्स, ये भी सोर्स, तो इसके अक्रॉस क्या लिखेंगे, यहाँ पे I1 मान लेंगे। अब फार्मूला क्या लग जाएगा, E1 माइनस IR1 इक्वल टू IR बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और E2 माइनस मतलब शॉर्टकट फास्ट होने के लिए IR। तो यहाँ से I पता है, E1 पता ही रहेगा, तो क्या I1 निकल जाएगा। यहाँ से I पता है, I2 पता ही है, तो I2 निकल जाएगा। चलिए, तो ये फार्मूला है, इसका मतलब ये हुआ E इक्वलेंट इक्वल टू E1 R2 E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, करेक्ट। एक काम कीजिए स्टूडेंट, था फार्मूला का और सिमेट्रिकल बनाने के लिए क्या ऊपर और नीचे R1 R2 से डिवाइड कर सकते हैं इसमें, तो इसी में E इक्वलेंट निकल गया, दिस इज द मेन फार्मूला। बट इसी में यहाँ पे भी न्यूमरेटर को R1 R2 से डिवाइड कीजिए और डिनोमिनेटर को भी R1 R2 से, कैसा नजर आएगा, E1 बाई R1 E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 और डिवाइडेड बाई 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1, ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो सर ये तो बढ़िया लग रहा था ऐसे करने का मतलब, तो यहाँ पे तो 2 ही बैटरी है ना, अगर यहाँ पे 10 बैटरी रहता, करेक्ट, तो उस केस में इस फार्मूला आपको लेंदी लगना स्टार्ट हो जाता। बट ये फार्मूला बहुत सिमेट्रिकल हो गया, कैसे, सम ऑफ EI RI सम ऑफ वाट और डिवाइड बाय सम ऑफ 1 बाई RI, ये बॉक्स में कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या था, R1 R2 राइट, और डिवाइड बाई R1 प्लस R2, इसका मतलब तो इसी को क्या 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यहाँ से ही, यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बाई R इक्वल टू दिस बाई दिस, इसको इधर भी दीजिए, इसको R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 कर दीजिए, तो 1 बाई R इक्वलेंट इक्वल टू, इससे हम लोग को फायदा क्या हो जाएगा कि R इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई R इक्वलेंट इक्वल टू, एक फार्मूला बना लीजिएगा 1 बाई RI सम ऑफ 1 बाई RI, वहाँ से R इक्वलेंट निकालेंगे। मतलब पैरेलल में रहेगा तो रेसिस्टेंस को भी पैरेलल मानिएगा R इक्वलेंट निकालने के लिए। अब बैटरी का R इक्वलेंट का वैल्यू कितना, अभी भी हम लोग यूनिट वाइज सेम है, यहाँ पे यूनिट क्या है वोल्ट ओम इनवर्स, और यहाँ भी यूनिट क्या है ओम इनवर्स, ओम इनवर्स आपस में बच गया तो क्या वोल्ट। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपके पास अगर 3 बैटरी भी पैरेलल में है तो फार्मूला क्या बन जाएगा E1 बाई R1 प्लस, रटने में याद अच्छा रहेगा, E2 बाई R2 प्लस और डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई
R3। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ऐसा भी हो सकता है, इसको नेक्स्ट क्लास में लूँगा, ठीक है? नहीं समझे? इसका पोलैरिटी सेम, बट इसका क्या, तब क्या करेंगे? ऐसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, E1/R1 प्लस अब माइनस कर देंगे, ठीक है? E3y कोई एक पॉजिटिव ले लेंगे और डिवाइड बाई 1/R1 और प्लस 1/R3, माइनस नहीं प्लस 1/, इन फिर भी एक बार क्रॉस चेक करके देखेंगे, ठीक है? दो तो लेके चेक कर सकते हैं ना? मतलब इतना कुछ पहले से सोच कर बैठना पड़ेगा एग्ज़ाम में। अगर एग्ज़ाम में कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को फास्ट होने के लिए मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले ही सोच लीजिए, ऐसा नहीं कि मेरे पास दिमाग है वहाँ बैठ कर सोच लेंगे, तो एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। मैं सारे सिचुएशन को यहाँ पे एनालाइज करके एग्ज़ाम के लिए रेडी होकर जाना है, और उसमें हर कॉन्सेप्ट पे सर्टेन प्रॉब्लम का प्रैक्टिस रहेगा, तब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। अदरवाइज अब पेन चलना पड़ेगा भाई। मतलब मैं तो दिखाया ना इनको कि देखिए मैं सॉल्व किया हूँ, तो अब इसलिए हम लोग भी सॉल्व किए होंगे। आपके जैसा मेरे भी टीचर ऐसे दे दिए होंगे कि जस्ट यू सॉल्व 2 इक्वेशन, बट वहाँ पे ऐसा नहीं कि हाँ बाकी लोग सॉल्व कर लेगा, क्योंकि कैरियर मेरा है, मुझे फास्ट होना है। प्रोवर्ड सॉल्व किया गया है, तो अपने टाइम पे बहुत फास्ट स्पीड को मेंटेन किया गया है, क्योंकि आप बैठने जा रहे हैं। आपका तो लाइफ इतना आसान है, 75 क्वेश्चन भाई आ रहा है। कितना? हम लोग के टाइम पे 105 क्वेश्चन था, IEEE में 105 क्वेश्चन, टाइम उतना ही 3 आवर, ऐसा नहीं कि 6 आवर। तो आप बाई हुक एंड बाई क्रुक को स्पीड तो बनाना ही पड़ेगा। स्पीड नहीं बन रहा है तो बनाइए। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन ही दे सकता हूँ और डिफरेंट प्रॉब्लम ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।